हम एक ऐसे विषय का एनालिसिस करेंगे जिसने भारत के रणनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। हम बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़ी उस जंग की जिसमें भारत की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण में हम जानेंगे क्या भारत को वाकई इस युद्ध में एक मेडिएटर बनना चाहिए था, मध्यस्थ की भूमिका होनी चाहिए थी। क्या नेहरूवादी दौर की कूटनीति आज के यथार्थ, आज के रियलिटी में फिट बैठती है क्या? आज हम जानेंगे इसे। क्या हमारी मध्यस्थता की स्थिति, इच्छा शांति के लिए है या पड़ोसी पाकिस्तान से उपजी किसी ग्रंथि कॉम्प्लेक्स के कारण? और सबसे महत्वपूर्ण, मीडिएटिंग का यह रास्ता कश्मीर के मुद्दे पर भारत के दशकों पुराने स्टैंड को कैसे कमजोर कर सकता है? बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनट में हम कूटनीति के उन पहलुओं की परत दर परत खोलेंगे जो आम तौर पे दब जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ी का खास सेगमेंट विदेश मंत्रालय। भारत में आज इस बात पर खूब बहस चली कि हमने ईरान युद्ध में मध्यस्थता क्यों नहीं की। एक पक्ष का तर्क है कि तेहरान, वाशिंगटन और खाड़ी के देशों के साथ भारत के गहरे और अच्छे रिश्ते हैं। हमारी वैश्विक पहचान, ग्लोबल आइडेंटिटी हमें एक स्वाभाविक रूप से नेचुरल मीडिएटर की हैसियत देती है। खासकर नेहरूवादी जो कोरियाई युद्ध के दौर में कूटनीति की याद दिलाते हैं और कहते हैं, बताते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि एक जमाने में भारत का मुकाम अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ का हुआ करता था। उनका मानना है कि अगर आज भी वैसे ही इच्छा शक्ति, अगर विल पावर दिखाई गई होती तो वह मुकाम दोबारा हासिल किया जा सकता है। सुनने में यह काफी बहुत ही बेहद प्रिय और गर्व महसूस करने वाला लगता है, पर हकीकत में यह कई सवाल भी खड़े करता है। सवाल उठना भी लाजमी है। सवाल यह उठता है कि जब हमने यूक्रेन युद्ध में मीडिएटर की कोई ठोस पहल नहीं की तो फिर ईरान युद्ध में यह बहस क्यों? असल में मध्यस्थता की यह मांग भारत द्वारा किसी शांति स्थापना की रणनीति, पीस मेकिंग स्ट्रेटजी के तहत शुरू नहीं हुई है। इसकी शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान ने तुर्की और अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर मध्यस्थता की पहल कर दी और सफल भी साबित हो गए। आज हमारी प्रतिक्रिया इस ग्रंथि, इस इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण आई है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर सकता है तो हम क्यों नहीं? यह बड़ा खिलाड़ी बनने का मौका पड़ोसी के हाथ क्यों लग गया? इसी आशंका से उपजी यह जलन है। हमें यह समझना होगा कि विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी तय करते समय मौका चूक जाने का डर या जलन जैसा कोई ठोस आधार किसी देश के लिए नहीं होता है। अब इसे इतिहास के आईने से, इतिहास के झरोकों से एक बार देखते हैं। अतीत पर गौर करें तो बेशक भारत का मीडिएटर बनने का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। कोरियाई युद्ध के दौरान भारत ने वाशिंगटन और बीजिंग के बीच एक सूचना चैनल के तौर पर काम किया और आखिरकार 1953 में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन में वह प्रस्ताव पेश किया जिसमें युद्ध विराम, सीज फायर संभव हुआ, जो आज सीज फायर हुआ है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौर में भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में इंटरनेशनल कमीशन फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल की अध्यक्षता की थी और 1954 के जेनेवा समझौता को लागू करवाया था। 1956 के स्वेज संकट, स्वेज क्राइसिस को खत्म कराने में भी भारत की अहम भूमिका थी। उन उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए वाकई में, मगर यह भी समझना चाहिए कि वह दौर बिल्कुल अलग था। उस समय भारत की सभी पक्षों से एक समान दूरी थी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व हमारे पास था, जिससे दो ध्रुवों में बटी दुनिया में एक तीसरी आवाज के लिए जगह बनी थी भारत की। भारत के मध्यस्थ बनने का तर्क इसलिए भी कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी वकालत करने वाले कई लोगों ने कुछ दिन पहले ही यह मांग की थी कि ईरान पर हुए हमलों के लिए अमेरिका, इजराइल की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।
ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। जो देश युद्ध में एक पक्ष की सार्वजनिक रूप से निंदा करे, वह उसी पक्ष के सामने इम्पार्शियल मीडिएटर की भूमिका कैसे निभा सकता है? आप किसी लड़ाई में एक पक्ष के नैतिक आलोचक और ईमानदार मध्यस्थ दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मध्यस्थता यानी मीडिएटिंग का जो रोल है, मध्यस्थता की विशेष स्थितियों पर गौर करना भी बेहद जरूरी होता है। ओमान की मिसाल लीजिए। यहाँ पे ओमान की मीडिएटिंग वार्ता का तीसरा दौर 26 फरवरी 2 महीने पहले को हुआ और ओमान के विदेश मंत्री ने वार्ता में काफी प्रगति होने की बात कही, लेकिन इसके ठीक 48 घंटे के भी नहीं बीते थे कि ईरान पर हमला बोल दिया गया, जो मीडिया की सुर्खियों में भी आया। अगर भारत मीडिएटिंग कर रहा होता और हमारे साथ ऐसा ही होता तो हमारे लिए परिस्थितियां प्रतिकूल एडवर्स हो जाती। इसकी जो कीमतें हमें चुकानी पड़ती वह तटस्थ न्यूट्रल रहने से कहीं अधिक होती। यह पहल वही कर सकता है जिसका या तो हाथ ऊपर हो या उसके पास खोने के लिए कुछ ना हो, जैसे पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बड़ी ताकतें अपने प्रभाव वाले इलाकों में धमक के साथ मध्यस्थता करती हैं। भारत की स्थिति ऐसी है कि नाकाम होने पे हमें बहुत कुछ खोना पड़ सकता था और सफल होने की कोई गारंटी भी नहीं थी। ये अलग बात है कि पाकिस्तान सफल हो गया। बिना वाशिंगटन पर दबाव बनाने की स्थिति के भारत की मध्यस्थता की पहल सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाती। इसके अलावा भारत के पास बड़े युद्धों में मध्यस्थता के लिए विशेष दूत स्पेशल इन्वॉय भेजने की कोई संस्थागत परंपरा नहीं है। फिर अमेरिकी टैरिफ का झगड़ा अभी मुश्किल से ही सुलझा है। व्यापार समझौते अभी नाजुक मोड़ पर हैं और अमेरिकी प्रशासन के साथ हमारी अपनी भी चुनौतियां हैं। फिलहाल ऐसी क्षमता हासिल करना हमारे लिए दूर की घोड़ी है। निसंदेह भारत की अपेक्षा बीजिंग के पास मध्यस्थता का कहीं बेहतर मौका है। वह सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार रखता है। तेहरान के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी भी है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तेहरान के साथ चाइना की, और खाड़ी देशों पर उसका गहरा आर्थिक प्रभाव है। इसके बावजूद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुरू महीने में ही कहा था, उन्होंने कई बार कॉल भी किया था, फिर भी जंग जारी रहा था। सबसे खतरा सिद्धांत का है। इसमें सबसे बड़ा खतरा जो है वो सिद्धांत का है कि अगर भारत इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि मध्यस्थता में संयुक्त राष्ट्र की जगह अन्य वैश्विक ताकतों की भूमिका होनी चाहिए, तो यहाँ समझने की जरूरत है। तो कश्मीर में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका से हमारे लगातार इनकार की नीति कमजोर हो जाएगी। ये समझना बेहद जरूरी है। जो लोग भारत को इस युद्ध में मध्यस्थ बनने को कह रहे हैं, वकालत कर रहे थे, वे असल में पश्चिम एशिया में शांति के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान से जलन के कारण ही अपने देश को सक्रिय देखना चाहते हैं। यह विचार डिप्लोमेसी से नहीं, बल्कि एक मनोग्रंथि कॉम्प्लेक्स से प्रेरित जान पड़ता है। तो आइए दोस्तों, तो लब्बो-लुबाब, अगर कंक्लूजन की बात करें तो लब्बो-लुबाब यह है कि कूटनीतिक भावनाओं या किसी देश की होड़ से नहीं, बल्कि ठोस राष्ट्रीय हित और जमीनी हकीकतों से चलती है। बात की शुरुआत हमने नेहरूवादी दौर की यादों से की थी, लेकिन 2026 की यह दुनिया दो ध्रुवों वाली दुनिया नहीं है। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक सफल मध्यस्थ होने के लिए सिर्फ अच्छे रिश्तों की नहीं, बल्कि भारी भरकम लिवरेज और रिस्क लेने की क्षमता की जरूरत होती है। फिलहाल भारत के लिए सबसे समझदारी भरी नीति यही है कि वह इस युद्ध की आग से खुद को बचाए रखे और अपनी ऊर्जा, अपनी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा पर केंद्रित करें। रही बात पाकिस्तान और तुर्की की, तो कूटनीति में दिखावा और डिलीवरी के बीच का अंतर बहुत जल्द साफ हो जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कूटनीति के किसी भी खेल में चेकमेट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी पुरानी नीतियों को दरकिनार कर इस युद्ध में मध्यस्थता कूदना चाहिए था, या फिर जो दूरी हमने बनाई है वही सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विदेश मंत्रालय के इस खास विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और एक नई इनसाइट
स्टोरी के साथ। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम विदेश मंत्रालय। धन्यवाद। जय हिंद।